ऑप्टिक्स का पिछला क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। सो रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब भी लाइट का रे एक मीडियम से दूसरा मीडियम को जाता है और रे अगर ऑब्लिक हो तो रे का डायरेक्शन में चेंज आता है, राइट? So whenever an oblique ray goes through interface of two media, it changes direction. इसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहां पर रे ऑब्लिक होना चाहिए, रे अगर नॉर्मल है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होता। सो ये इंटरफेस ऑफ टू मीडिया है, एक रे इधर से आ रहा है, राइट? तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा। ये इसका ओरिजिनल डायरेक्शन ये है, ये सेकेंड मीडियम में जब जाएगा इसका डायरेक्शन चेंज होगा। अगर सेकेंड मीडिया ऑप्टिकली इससे डेंसर है तो रे जो है नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। और ये जो सेकेंड मीडिया अगर इससे ऑप्टिकली रेयरर है तो रे जो है गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल, राइट? सो दोनों केसेस में इट इज डेविएटिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। सो ऑब्लिक रे व्हेन स्ट्राइक्स एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया चेंजेस डायरेक्शन, इसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर रे नॉर्मल हो तो डायरेक्शन चेंज नहीं होता, सीधा चला जाता, स्पीड चेंज होता, राइट? तो दोनों को मिला के अगर हम बोले तो इसमें स्पीड चेंज हो रहा है, इसमें भी स्पीड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो इन टोटालिटी आप बोल सकते हैं कि जब भी लाइट का रे एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाता है तो वेलोसिटी चेंज होता है, चाहे वो ऑब्लिक हो या नॉर्मल। सो जो क्वांटिटी हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए, ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसी भी मीडियम का ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हम वैक्यूम के साथ कंपेयर करते हैं। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हमें मालूम है वेलोसिटी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक है, जो सोर्स ऑसिलेट कर रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी होता है। सो सोर्स जितना बार ऑसिलेट करेगा, जो वेव से एमिटेड है उसका फ्रीक्वेंसी वही होगा। सो जब भी लाइट रेज एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाता है तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता। एयर से अगर वाटर में एंटर किया तो एयर में जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी वाटर में भी रहेगा, लेकिन वेवलेंथ जो है वो बदल जाता है। सो ये जो म्यू जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ये है वेलोसिटी होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नहीं बदला, सो वेवलेंथ बदल गया, वेवलेंथ बदल गया। सो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर टू वैक्यूम। अप्रोक्सीमेटली एयर भी ले सकते हैं, एयर में भी लगभग सेम आएगा। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन। और आप ले सकते हैं टू रिलेटिव टू वन जो है 1 बाय म्यू 1 रिलेटिव टू 2 रिलेटिव। सो लाइट मान लेते हैं एयर से एंटर करता है ग्लास को, एयर में उसका वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम, राइट?
ग्लास में एंटर करता है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.5 और हमें पूछा गया है कि ग्लास में स्पीड क्या होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लास में वेवलेंथ क्या होगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगा। सो फ्रीक्वेंसी जो है वेलोसिटी बाय वेवलेंथ, सो 3 × 10⁸ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एयर में भी अप्रॉक्सीमेटली सेम है, बाय वेवलेंथ 5000, ये एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻⁻10। सो ये आपका 3/5, यहाँ 3 कम हो जाएगा, 7, 8, 7, 15, 10⁻15 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी बदलता नहीं है, मतलब फ्रीक्वेंसी जो एयर में था वही ग्लास में। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वेलोसिटी इन वैक्यूम और अप्रॉक्सीमेटली एयर बाय वेलोसिटी इन मीडियम। सो म्यू दिया गया 1.5, वेलोसिटी इन वैक्यूम और एयर इज 3 × 10⁸ बाई वी। सो ये कट जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा 2 × 10⁸। और ये भी म्यू जो है सी जो है n लैम्डा नॉट, n कट गया, लैम्डा नॉट बाई लैम्डा। सो लैम्डा हो जाएगा लैम्डा नॉट बाई म्यू। सो 5000 बाई म्यू है 1.5, 3/2। सो ये हो गया 10,000/3 एक्स्ट्रा, राइट। सो रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमेशा 1 से ज्यादा होता है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है, मीडियम में कम होता है। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा या कम भी हो सकता है, बिकॉज विथ रेस्पेक्ट टू सम अदर मीडियम। सपोज आपको निकालना है ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, दैट इज ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.5, 3/2, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, ये हो गया 9/8। सो ग्लास जो है ऑप्टिकली डेंसर है वाटर का कंपेयर। अगर हम उल्टा ले, वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, दैट इज 1 ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये कितना हो जाएगा? 8/9। यहां पर ये 1 से कम। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमेशा 1 से ज्यादा होता है, लेकिन रिलेटिव जो है वो 1 से कम हो सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ जो है एक इक्वेशन से रिलेटेड है, काउचीज इक्वेशन। वो कुछ इस तरह से है, म्यू जो है a+b/λ²। एक काउचीज इक्वेशन है जहां पर a और b जो है कांस्टेंट, काउचीज कांस्टेंट बोलते हैं इनको। हाँ, अब बेसिक्स पे आ जाते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये इंटरफेस है दो मीडिया का। ये मीडिया 1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। लाइट एंटर किया मीडिया 1 से मीडिया 2। ये नॉर्मल है। सपोज ये मीडियम डेंसर है तो ये बेंड करेगा नॉर्मल की तरफ। सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन वन प्लेन। और दूसरा लॉ जो है स्नेल्स लॉ, वो कुछ इस तरह से है। फॉर टू मीडिया एंड फॉर ए गिवन कलर ऑफ लाइट, गिवन कलर मतलब एक गिवन वेवलेंथ के लिए या वेवलेंथ के लिए, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to ratio of sine of angle of refraction is refractive index of medium 2 with respect to 1. 2 मतलब जहां पर रिफ्रैक्टेड रे एग्जिस्ट करता है, 1 मतलब जहां इंसिडेंट रे एग्जिस्ट करता है। ये 2 है, ये 1, राइट। तो ये स्नेल्स लॉ है।
the ratio of for two medias and for a given color of light, the ratio of sine of angle of incidence to ratio of sine of angle of refraction is constant and is equal to refractive index of medium 2 with respect to medium 1. हमें मालूम है लाइट का जो पाथ है वो रिवर्सिबल है, मतलब लाइट अगर इधर से आ रहा है इधर जाएगा, रिवर्सिबिलिटी के अनुसार अगर इधर जाएगा, इधर से अगर मैं इंसिडेंट करूं तो ये रिफ्रैक्टेड हो जाएगा. इन दैट केस ए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा. इसीलिए आई और आर नहीं यूज करके बेटर होगा θ1 θ2 यूज करें. राइट, रीजन सिंपल है, इधर से अगर आ रहा है इधर जा रहा है, ये इंसिडेंस है, ये रिफ्रैक्शन है. रिवर्सिबिलिटी के अनुसार अगर हम लाइट का डायरेक्शन को रिवर्स कर दे वो पाथ रिट्रेस करेगा. अब ये इंसिडेंस हो जाएगा, वो रिफ्रैक्टेड हो जाएगा. सो बेटर होगा एंगल ऑफ θ1 θ2 यूज कीजिए. सो म्यू जो होता है, म्यू ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज साइन ऑफ एंगल इन 1 बाय साइन ऑफ एंगल इन 2. सो म्यू 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 होता है म्यू 2 बाई म्यू 1 इज साइन θ1 बाई साइन θ2. सो म्यू 1 साइन θ1 इक्वल टू म्यू 2 साइन θ2. तो मैथमेटिकली ये इक्वेशन हमें ज़्यादा यूजफुल है. म्यू 1 इंटू साइन ऑफ द एंगल इन दैट मीडियम, म्यू 2 इंटू साइन ऑफ एंगल इन दैट मीडियम. इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड रे जो है डिपेंड करता है. अगर इस तरफ ये इंसिडेंट अगर हम लिए, ये रिफ्रैक्टेड है. कन्वर्सली अगर मैं लाइट को इधर अलाउ करूं तो एग्जैक्टली ये पाथ फॉलो करेगा. इन दैट केस ये इंसिडेंट है, वो रिफ्रैक्टेड है. सो बिकॉज ऑफ दिस रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, रेदर देन यूजिंग आई एंड आर, θ1 θ2 बेस्ट. एंगल इन 1 बाय एंगल इन 2. अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में डालेंगे, साइन थीटा आपको चाहिए. साइन थीटा कहाँ से निकलता है? क्रॉस प्रोडक्ट से. क्रॉस प्रोडक्ट आपको ये होगा ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप. ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है. लेकिन अगर हम यूनिट वेक्टर्स ले लें, यूनिट वेक्टर्स ले लें, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा. सो ये सिर्फ साइन थीटा हो जाएगा और डायरेक्शन राइट. सो यहां पर म्यू 1 साइन थीटा से इंसिडेंट रे, ये आई कैप जो है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, और एन कैप जो है, एन कैप जो है यूनिट वेक्टर है अलोंग नॉर्मल. सो म्यू 2. नेक्स्ट आर कैप जो है यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्रैक्टेड रे है क्रॉस एन नॉर्मल. सो इस तरह से हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म. सो रे जब हिट करता है, अगर ये लाइटर से डेंसर जा रहा है तो बेंड करता है. ये सपोज आई आप लीजिए या θ1 लीजिए, ये आर लीजिए. सो इन एक्चुअल डायरेक्शन ये है, अभी रे इधर जा रहा है. सो ये जो है एंगुलर डेविएशन. एंगुलर डेविएशन जो है आई माइनस आर होगा. मॉडुलस ले लेता हूं क्योंकि अगर ये रेयर मीडियम रहता तो रे इधर होता, अगर ये रेयर मीडियम रहता तो रे इधर होता. अब ये डेविएशन होता, तो इसलिए मॉडुलस ले लेता हूं. तो ये जो डेविएशन है, एंगुलर डेविएशन, ये जो एंगुलर डेविएशन है ये बदलते जाता है. एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से कहां तक इंक्रीज कर सकता है? 0 से लेकर 90 तक इंक्रीज कर सकता है. सो 0 में कोई डेविएशन होता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे तो डेविएशन बढ़ते जाता है, और आप 90 डिग्री तक ही ले सकते हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 से ज़्यादा नहीं है, उसके बाद वो पैरेलल हो जाएगा. तो डेविएशन जो है ऐसा कुछ होता है. राइट. सो डेविएशन है आई माइनस आर.
सो क्वेश्चन लेते हैं। सपोज रे एंटर कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री में, 30 डिग्री में एंटर कर रहा है वाटर टू ग्लास। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 4/3, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 3/2। तो हमें पूछा गया है कि ग्लास में एंगल, रे का एंगल विथ नॉर्मल क्या होगा, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। सो μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2। μ1 जो है वाटर है, वाटर से एंटर कर रहा है, वाटर है गया 4/3 sin 30 हाफ, μ2 3/2 sin θ2। सो sin θ2 हो गया 8, नॉट 8, 4 × 2 8, एक 2 कट जाएगा, 4/9 होगा, 4/9। सो θ2 हो गया साइन इनवर्स 4/9, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक ग्लास का स्फीयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं √3। एयर है, एयर को 1 ले लेंगे। एक नॉर्मल है, सेंटर से जो भी लाइन, स्फीयर में सेंटर से जो भी लाइन जाता है वो नॉर्मल लाइन होता है। तो यहां पर एक रे इंसिडेंट हो रहा है, 60 डिग्री में इंसिडेंट हो रहा है, राइट। सो यहां एक रिफ्रैक्शन होगा, रे ऐसा जा रहा था तो रिफ्रैक्शन होगा, ये डेंसर मीडियम में बेंड करेगा नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, ये पहला रिफ्रैक्शन होगा। तो ये मान लेते हैं सेंटर है, सेंटर से जो भी लाइन जाएगा वो नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल 2। फिर यहां डेंसर से रेयर जा रहा, इट गोज अवे। तो हमें पूछा गया ये पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, दूसरा क्या है, और ये एमर्जेंट रे कितना एंगल बनाता है, और टोटल डेविएशन क्या है। टोटल डेविएशन क्या है? टोटल डेविएशन मतलब ये जो इंसिडेंट रे और ये जो फाइनली एमर्जेंट रे, इनके बीच में एंगुलर डेविएशन क्या है, राइट। ये 3 क्वेश्चन पूछा गया। तो पहले यहां का रिफ्रैक्शन के लिए इक्वेशन लिखते हैं। μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2। यहां पर ये μ1 एयर है, एयर को 1 ले लेते हैं, sin 60 √3/2, μ2 √3 sin θ2। सो sin θ2 हाफ निकला, यानी कि θ2 जो है, यानी कि यहां पर θ2 30 डिग्री, सो R1 30 डिग्री निकला, राइट। सो R1 अगर 30 डिग्री निकला, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। सो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 30 डिग्री। और रिवर्सिबिलिटी के अनुसार अगर 60 डिग्री में एयर में था और ग्लास में 30 डिग्री में रिफ्रैक्ट किया, कन्वर्सली अगर ग्लास में 30 डिग्री होगा तो बाहर निकलेगा 60 डिग्री। सो ये जो है 60 डिग्री हो जाएगा, इमरजेंस एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। सो यहां डेविएशन कितना हुआ, ये पहला डेविएशन, यहां पहला एंगुलर डेविएशन हो गया I, ये 60 था, ऑपोजिट 60, ये 30। सो 60 माइनस 30, पहला डेविएशन हो गया 30। और कौन सा डायरेक्शन में हुआ, रे इधर जा रहा था, इधर बेंड हुआ। सो डेविएशन कैसे हुआ, इस तरफ, क्लॉकवाइज। नेक्स्ट रे इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, इधर आ गया, फिर से क्लॉकवाइज, फिर से क्लॉकवाइज डेविएशन हुआ, इस बार E माइनस R2, दैट इज 60 माइनस 30 डिग्री। सो दोनों क्लॉकवाइज डेविएशन है, नेट डेविएशन ऐड हो जाएगा, नेट एंगुलर डेविएशन जो है ऐड हो जाएगा 60 डिग्री, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक सिलिंड्रिकल ग्लास
ग्लास का जो शेप है सिलेंड्रिकल है, ऊपर साइड ओपन है, ऐसा है, एक ग्लास है। और यहां पर आपने एक टेलीस्कोप रखा है जो कि इस पॉइंट को फोकस करता है, सी पॉइंट ए को। इसका रेडियस हमें दिया गया 20 सेंटीमीटर, डायमीटर 20 सेंटीमीटर ले लेता हूं, रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो टेलीस्कोप जो है ये कॉर्नर के एक पॉइंट को फोकस करता है, राइट। यहां कुछ मार्क्स है जो कि हम देख सकते हैं टेलीस्कोप से। इसके बाद यहां पर पानी भर दिया गया, पूरा फुल भर दिया गया पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 4/3 है। अब जो है ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, पॉइंट बी, मिडिल वाला पॉइंट ये दिखाई दे रहा है, राइट। अब ये नहीं दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा। हुआ कैसा होगा? वही चीज दिखाई देगा जिसका रेज जो है टेलीस्कोप को एंटर करेगा। तो शुरू में टेलीस्कोप को ये पॉइंट एंटर किया, ये पॉइंट ए एंटर किया, राइट। ये हाइट, क्वेश्चन में हाइट निकालने के लिए कहा गया, ग्लास का हाइट कितना। तो शुरू में ये दिखाई दिया गया, ये रे ऐसा जा रहा था, ये टेलीस्कोप में एंटर किया, राइट। ये हाइट है और ये 20 है। तो शुरू में ये रे टेलीस्कोप के अंदर एंटर किया, इसीलिए ये पॉइंट दिखा दिया। नेक्स्ट टाइम जो है ये वाला रे, शुरू में एयर था, अब ये जो है आपने वाटर डाल दिया तो ये रे जो है यहां तक गया। सो वाटर से ऐसा सीधा जाना चाहिए, लेकिन वाटर से एयर को जा रहा है, रेयर मीडियम को जा रहा है। सो क्या होगा, वो गो अवे फ्रॉम नॉर्मल, जाना तो ऐसा चाहिए था, बट वाटर से जा रहा है एयर को, रेयर मीडियम, सो गोज अवे एंड गोज इनटू द टेलीस्कोप। इसीलिए टेलीस्कोप से जो रे मिल रहा है इस पॉइंट को फोकस कर रहा है, राइट। सो नेक्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम वाला जो रे है सीधा टेलीस्कोप के एंटर किया, सीधा टेलीस्कोप के एंटर किया, और नेक्स्ट टाइम जो है ये रो इस तरफ गया, राइट। तो अब उल्टा अगर हम देखते हैं, इधर से देखते हैं, ये रे है सपोज, अगर पूरा एयर रहता तो सीधा जाता, पूरा एयर रहता तो सीधा जाता, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता, यानी कि कन्वर्सली अल्टरनेट एंगल, अपोजिट एंगल ये आई होगी। नेक्स्ट जब हम पानी भर दिया, ए रे ऐसा गया, कन्वर्सली ए रे अगर इधर आया होता तो इधर होता। सो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। खाली एयर रहता तो सीधा गया रहता इंसिडेंस, खाली अगर एयर रहता तो ऐसा गया रहता, कन्वर्सली ए रे ऐसा होता। नेक्स्ट टाइम जब पानी भर दिया, ए रे ऐसा होकर बेंड हो गया, बेंड होकर टेलीस्कोप के अंदर घुसा। कन्वर्सली अगर रे इधर आता तो ऐसा जाता, तो ये रिफ्रैक्शन होगी। तो आई आर पता है, एच निकालना है, ये 20 है यानी कि ये 10 हो जाएगा। सो μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2, θ1 यानी कि I, θ2 यानी कि R। सो μ1 एयर है 1 sin θ, sin θ क्या होता है, ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट 20 बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 20 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर रूट ओवर। नेक्स्ट μ2 हो गया 4/3 sin θ2, sin θ2 होगा ऑपोजिट 10 बाई हाइपोटेन्यूज, 10 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर रूट ओवर, राइट। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो h निकल जाएगा। सो ये जनरल केस डिस्कस कर रहे थे अभी तक, अब हम एक पर्टिकुलर केस डिस्कस करते हैं।
फॉर नियरली नॉर्मल व्यूइंग, राइट। सो ऑब्जेक्ट जो है एक मीडियम में है, ये ऑब्जेक्ट है एक मीडियम में है, और हम जो देख रहे हैं नियरली नॉर्मली देख रहे हैं। ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, एट ए डेप्थ टी है, एट ए डेप्थ टी है ऑब्जेक्ट, और हम इसको नियरली नॉर्मली देख रहे हैं। सो इमेज के लिए हमको दो रेज चाहिए, एक नॉर्मल रे ले लेते हैं जो कि बेंड नहीं होगा, सीधा चला जाएगा। एक और रे लेते हैं, बिकॉज हमने कहा नियरली नॉर्मल व्यूइंग, तो हमको सेकंड रे भी यहाँ कहीं दिखाना चाहिए, ऐसा दिखाना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो ये दोनों रेज इतना पास होगा, क्लैरिटी नहीं रहेगा, तो मैं थोड़ा दूर में दिखाऊंगा, लेकिन आप माइंड में रखिए कि दूसरा रे भी क्लोज टू नॉर्मल है। सो बेटर व्यू के लिए मैं थोड़ा डिस्टेंस दे रहा हूँ। ये रे है, ऐसा सीधा चला जाता, लेकिन ये अगर डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, सो डेंसर से रेयरर मीडियम जा रहा है, तो इट विल गो अवे। यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, राइट। सो ये डेंसर मीडियम का एंगल है, मीडियम एंगल θ2, ये अवे चला जाएगा। सो ये θ1। सो ये रेज जब आपके आई में एंटर करेंगे, ये दोनों रेज यहां से आता हुआ नजर आएंगे। ये इमेज पोजीशन या फिर अपरेंट पोजीशन ऑफ वो बोल सकते हैं। ये आपका रियल डेप्थ है, ये आपका जो है अपरेंट डेप्थ, राइट। सो रिवर्सिबिलिटी के अनुसार अगर अब इधर रे आता तो इधर एंटर करता, ये θ1 है, ये θ2 है। सो ये θ1 है तो अपोजिट एंगल ये भी θ1 होगा। ये एंगल θ2 है तो ये रे पैरेलल है, अल्टरनेट एंगल ये भी θ2 होगा। ये एंगल θ1 है, ये पैरेलल है, सो अल्टरनेट एंगल ये θ1 होगा। इसको मैं x ले लेता हूं। सो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2, ये एग्जैक्ट लॉ है। बट हम नियरली नॉर्मल रे ले रहे हैं, नियरली नॉर्मल व्यू ले रहे हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है बहुत छोटा है, तो साइन थीटा को हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं टेन थीटा के साथ, ओनली फॉर नियरली नॉर्मल व्यू। सो एंगल अगर छोटा है, साइन थीटा को हम टेन थीटा के साथ इक्वेट कर सकते हैं। सो साइन θ1 दैट इज टेन θ1 हो जाएगा x बाई अपरेंट डेप्थ, और μ2 साइन थीटा दैट इज टेन θ2 x बाई रियल डेप्थ। सो अपरेंट डेप्थ जो है μ1 रियल डेप्थ बाई μ2। सो अपरेंट डेप्थ हो गया रियल डेप्थ μ2 रिलेटिव टू 1। सो इन टर्म्स ऑफ t अगर लिखूं तो अपरेंट डेप्थ जो हो गया t बाई μ2 रिलेटिव टू 1। तो यहां ऑब्जेक्ट था लेकिन आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, तो इतना शिफ्ट हो गया। शिफ्ट कितना हो गया? t माइनस टी बाई म्यू। शिफ्ट जो है t माइनस टी बाई म्यू, t कॉमन लीजिए 1 बाई म्यू। सो इतना शिफ्ट हो गया आपको। सो ये था केस जब ऑब्जेक्ट जो है डेंसर मीडियम था और आप रेयरर मीडियम से देख रहे हैं, तो आपको जो अपरेंट पोजीशन है हाइयर दिख रहा है। आप एक कॉइन पानी में डाल दीजिए और देखिए पानी का जो पोजीशन आपको दिखाई दे रहा है वो हाइयर दिखाएगा देगा एक्चुअल पोजीशन से ऊपर। लेकिन जस्ट इसका उल्टा भी तो हो सकता है। ऑब्जेक्ट अगर रेयरर मीडियम में तो अपरेंट डेप्थ जो है कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। रे डायग्राम कर लेते हैं, रे डायग्राम कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है, कोई बर्ड ऊपर जा रहा है, आप पानी में तैर रहे हैं, पानी के अंदर से देख रहे हैं। तो दो रे लीजिए, पहला रे नॉर्मल रे सीधा चला जाएगा,
विदाउट बेंडिंग। एक और रे लीजिए, लेकिन हमारा जो फार्मूला है नियरली नॉर्मल इंसिडेंस, ओनली फॉर क्लैरिटी सेक मैं थोड़ा डिस्टेंस दिखा रहा हूं। तो ये रे जो है रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा, बेंड होगा नॉर्मल की तरफ, और जब ये रेज आपके आंख में गिरेंगे तो लगेगी कि ये यहां से आ रहे हैं। तो फार्मूला में कोई बदलाव नहीं आएगा, फार्मूला वही है, अपरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ म्यू 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। सो 2 क्या है, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है विथ रेस्पेक्ट टू द मीडियम जहां से आप देख रहे हैं। इस बार एयर में है और आप वाटर से देख रहे हैं। सो एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर कितना होता है 4/3। सो एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर जो है 3/4 हो जाएगा। सो डिनोमिनेटर 3/4 यानी कि 1 से कम है, 1 से कम होने से ये वैल्यू जो है ज्यादा हो जाएगा, और वैसे ही कुछ हुआ है, ये अपरेंट डेप्थ है, ज्यादा है, ये रियल डेप्थ। सो डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट है, और अब रेयर मीडियम से देख रहे हैं तो उसको एलिवेटेड लगेगा, अपरेंट डेप्थ कम लगेगा। लेकिन उल्टा करेंगे, डेंसर मीडियम से अगर कोई रेयर मीडियम की तरफ देखेंगे तो अपरेंट डेप्थ ज्यादा होगा। क्वेश्चन लेते हैं। सपोज एक बर्ड है 24 मीटर हाइट में फ्लाई कर रहा है, ये बर्ड है, और दोनों एक ही लाइन पे, बर्ड और फिश एक ही लाइन पर है। बर्ड 24 मीटर ऊपर है और फिश मान लेते हैं से 18 मीटर। तो क्वेश्चन यह है कि फिश के लिए बर्ड कितना हाइट में दिखेगा और बर्ड के लिए फिश का डिस्टेंस क्या होगा। सब पहले बर्ड का ले लेते हैं। बर्ड के लिए फिश यहां दिखेगा, तो आपका ये जो डिस्टेंस है बर्ड से फिश का जो अपरेंट पोजीशन का डिस्टेंस है ये 24 में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये 18 जो है इसका अपरेंट पोजीशन हो जाएगा 18/μ, म्यू 4/3 है। सो आपका 24 + 4/3 ऑफ 54/4 ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट फिश देख रहा है बर्ड को, बर्ड यहां नहीं दिखेगा, यहां दिखेगा, और आपको निकालना है FB'। ये 18 में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन वो 24 जो है बाई म्यू ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर 3/4। सो इसको 18 + 32 50 मीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक ग्लास का क्यूब है, एक ग्लास का क्यूब है और एक क्यूब का लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर, राइट। और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इधर से देखूं तो ऑब्जेक्ट जो है 4 सेंटीमीटर में नजर आता है। इधर से देखूं तो अपरेंट पोजीशन जो है, अपरेंट पोजीशन इमेज का जो अपरेंट पोजीशन है ये 4 सेंटीमीटर में नजर में आता है। अगर दूसरी तरफ से देखूं तो जस्ट ऑपोजिट तरफ से, इधर से मैं देखूं तो ये 12 सेंटीमीटर में नजर आता है। तो हमें निकालना है कि इसका एक्चुअल पोजीशन क्या है और ये जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। मान लेते हैं ये जो एक्चुअल पोजीशन x फ्रॉम द फर्स्ट फेस है, तो दूसरा फेस से एक्चुअल पोजीशन हो जाएगा 20 - x, राइट। और हमारा क्वेश्चन है नियरली नॉर्मल व्यू के लिए। सो नियरली नॉर्मल के लिए म्यू जो है
रियल डेप्थ बाय अपैरेंट डेप्थ। दूसरी तरफ से अगर देखूं तो रियल डेप्थ बाय अपैरेंट डेप्थ। सो 3x इक्वल टू 20 माइनस एक्स, सो ये हो गया 4x इक्वल टू 20, सो x हो गया 5 सेंटीमीटर। राइट, और म्यू कितना हो गया, x बाई 4, 5 बाई 4। दूसरा तरफ से अगर लूंगा तो 20 माइनस एक्स बाई 12, 20 माइनस एक्स 15 बाई 12। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक ग्लास का हेमिस्फीयर है, ग्लास का हेमिस्फीयर है जिसको आपने एक टेबल के ऊपर रखा। किसके ऊपर, टेबल के ऊपर, जिसमें टेबल के ऊपर एक क्रॉस मार्क है, और इसको आपने सेंट्रली रखा ताकि इसका जो मिड पॉइंट है जस्ट क्रॉस मार्क को टच करता। इसका रेडियस हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर। आपने दो अलग अलग तरीके से रखा, एक ऐसा रखा, ये टेबल है, और एक ऐसा रखा, और दोनों बार नियरली नॉर्मली देख रहे हैं, नियरली नॉर्मल से देख रहे हैं इस क्रॉस पोजीशन को। तो आपको निकालना है अपैरेंट डेप्थ क्या होगा, ये क्रॉस पोजीशन आपको कहां दिखाई देगा। सो रेडियस है 12। सो पहले इसको ले लेते हैं। जब कर्व्ड सरफेस कांटेक्ट में है, दो रे लीजिए, नॉर्मल रे सीधा चला जाएगा, राइट। एक और रे जो है नियरली नॉर्मल है, यहाँ कहीं है, लेकिन हम क्लैरिटी के लिए थोड़ा साइड दे रहे हैं। ये रे जो है बेंड होगा, तो आपको यहाँ दिखाई देगा, ये ऑब्जेक्ट है, आपको यहाँ दिखाई देगा। सो अपैरेंट डेप्थ जो है रियल डेप्थ बाई म्यू। रियल डेप्थ यानी कि रेडियस है 12, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं 1.5 है, सो 3/2, तो आपको 8 सेंटीमीटर में दिखाई देगा इस पोजीशन। लेकिन इस पोजीशन में अगर रखेंगे तो ये सेंटर है, सेंटर से जो भी रे निकलता है नॉर्मल रे निकलता है। इस पोजीशन में सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे निकलता है वो सब नॉर्मल रे रहता है। नॉर्मल रे डू नॉट डेविएट। तो अगर आपके आंख में रे जब एंटर कर, वो यहीं से लगेगा, यही ऑब्जेक्ट है, यहीं से लगेगा, यहीं से दिखता हुआ नजर आए। तो यहां पर अपैरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ दोनों बराबर है, 12 सेंटीमीटर, राइट। एक मिरर लेते हैं, ये मिरर थिक ग्लास मिरर है, थिक ग्लास मिरर है, राइट। थिकनेस मान लेते हैं T। तो अगर आप देखते हैं, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, या फिर आप देखते हैं, तो कहां दिखाई देगा। सो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मान लेते हैं कि क्लियर सरफेस से डिस्टेंस जो है U है, और ये थिकनेस T। तो इसका इमेज आपको कहां दिखेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप यहां से देखेंगे तो ये जो है इस पोजीशन में नहीं दिखेगा, ये इसका रियल पोजीशन है, लेकिन रियल पोजीशन में नहीं दिखेगा। ये कहां दिखेगा, अपैरेंट पोजीशन में दिखेगा, यहां दिखेगा अपैरेंट पोजीशन। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, अपैरेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है यहां पर होगा। कितना होगा अपैरेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, U प्लस A वाला। ये जो है अपैरेंट डेप्थ है रियल डेप्थ बाई म्यू, रियल डेप्थ बाई म्यू यहां पर दिखेगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली जो इमेज बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है, अकॉर्डिंगली जो इमेज बनेगा इक्वल डिस्टेंस पे बनेगा। सो यही V डैश होगा। तो आपको पूछा गया कि कितना डिस्टेंस बिहाइंड द सिल्वर्ड फेस इमेज बनेगा, ये डिस्टेंस क्या है, कितना डिस्टेंस बिहाइंड द
सिल्वर्ड फेस इमेज बना, ये डिस्टेंस क्या है? सो ये डिस्टेंस निकालने के लिए, ये डिस्टेंस को आपको निकालने के लिए v डैश माइनस ए करना पड़ेगा। सो v डैश माइनस ए, ये क्या हो गया? ये शिफ्ट कितना होता है? शिफ्ट होता है t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। अब v डैश कितना है? यही v डैश कितना है? u प्लस टी बाई म्यू माइनस टी प्लस टी बाई म्यू। सो थिक ग्लास में जब आप देखते हैं तो जो सिल्वर्ड पोर्शन है वो अपना एलिवेटेड पोजीशन पे दिखता है, पास आ जाता है, अकॉर्डिंगली इक्वल डिस्टेंस पर इमेज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉम्पोजिट स्लैब लेते हैं। एक स्लैब नहीं है, दो स्लैब है या दो से ज्यादा से दो स्लैब, राइट। यहां पर एक ऑब्जेक्ट, इसका थिकनेस से T1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका थिकनेस T2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ0। अगर एयर है तो 1 है। तो मल्टीपल स्लैब्स अगर रखा गया तो अपेरेंट पोजीशन क्या देखेगा? तो हम सुपर पोजीशन यूज कर लेते हैं। इंडिविजुअली क्या क्या हो सकता था? पहला वाला के लिए हो सकता था अपेरेंट पोजीशन T1 बाई μ1 विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। उसी तरह दूसरा का हो सकता था T2 बाई μ2 विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सो इंडिविजुअली इसके लिए अपेरेंट डेप्थ ये हो सकता था, इसके लिए सो नेट जो है हम ऐड कर देंगे। सो T1 बाई μ1 प्लस T2 बाई μ2, और ये μ0 जो है इधर चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज 1.5 है और ये थिकनेस मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर, और इसका थिकनेस मान लेते हैं 16, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है। तो यहाँ पर आप सीधा फार्मूला में डाल दीजिए 16 बाई 1.2, 30 बाई 1.5, और बाहर वाला अगर मान लेते हैं कि एयर है तो 1 डाल दीजिए, वाटर है तो 4/3 डाल दीजिए। तो एक स्लैब के लिए हमने जो निकाला था फार्मूला नियरली नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं 2, 3, 4 कितना नंबर्स के लिए। उसी तरह मल्टीपल स्लैब्स अगर है, नॉर्मल इंसिडेंस नहीं भी है, मान लेते हैं 2 या 3 या 4 कई स्लैब्स है, यहां पर अगर हम, ये पहला मीडियम है, पैरेलल स्लैब्स है, यहां पर θ1 में एंटर किया, फिर आपका 2 है, 3 है, 4 है, कई स्लैब्स है, और लास्ट में फिर से 1 में निकल रहा है, कई स्लैब्स के बाद फिर से 1 में निकल रहा है। तो ये एंगल क्या होगा? सो यहाँ θ1 है, यहाँ पर जाहिर है कि कुछ चेंज होगा, अगर डेंसर है तो टूवर्ड्स जाएगा, रेयर है तो अवे जाएगा। सो μ1 sin θ1 इक्वल टू नेक्स्ट वाला में μ2 sin θ2, उसके बाद μ3 sin θ3, फिर लास्ट में फिर से मीडियम 1 में आ गया। सो लास्ट में फिर से इसको आप इक्वल टू करते जाइए, फिर लास्ट में μ1 आ गया। तो इक्वालिटी अगर वैलिड होना है तो ये एंगल भी θ1 होना चाहिए, तभी जाके ये दोनों इक्वल हो सकेगा। मतलब पैरेलल साइडेड स्लैब्स कहीं भी रहे, जिस एंगल में एंटर किया था उसी एंगल में निकलेगा, यानी कि एंगुलर डेविएशन जो है 0 हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल जाएंगे। लेटरल डेविएशन होगा, ऐसा एंटर किया था, ऐसा निकला, लेटरल डेविएशन होगा, साइड वाइज डेविएशन होगा, बट एंगुलर जो है डिफ्लेक्शन, एंगुलर डिफ्लेक्शन वो नहीं होगा, राइट। हम ये लेटरल डेविएशन भी निकाल सकते हैं। एक ग्लास स्लैब के लिए निकाल लेते हैं। एक ग्लास स्लैब है,
राइट, रे ऐसा इंटर किया, ऐसा निकल जाता। लेकिन सपोज ये डेंसर मीडियम है तो ये बेंड होगा, ये आई है, ये आर है, तो फिर से ये आर हो जाएगा और ये आई में निकल जाएगा। सो ये लेटरल डेविएशन हमको निकालना है, एंगुलर डेविएशन 0। सो ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा। तो ये जो एंगल है, ये एंगल कितना हो जाएगा, आई माइनस आर। राइट, ये आई है तो अपोजिट एंगल ये आई हो गया, ये एंगल आर है तो ये एंगल हो गया आई माइनस आर। इसका थिकनेस मान लेते हैं टी है, तो यानी कि ये टी हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, ये कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज जो है कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो यहां से हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा टी बाई कॉस आर। हमको ये चाहिए, यानी कि ये हमको चाहिए। फिर से ट्रिग्नोमेट्री यूज कीजिए, साइन आई माइनस आर, साइन माइनस आई माइनस आर इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। सो डी हो जाएगा एच साइन आई माइनस आर। सो एच कितना हो गया, टी बाई कॉस आर साइन आई माइनस आर। सो ये लेटरल डेविएशन है, एंगुलर डेविएशन नहीं है, 0 है। स्पेरिकल मिरर और ग्लास को मिला के लेते हैं क्वेश्चन। सपोज एक कॉनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, और एक ऑब्जेक्ट है से 31 सेंटीमीटर में। राइट, एक ग्लास स्लैब ले लेते हैं, क्लोज टू ग्लास स्लैब ले लेते हैं, क्लोज टू मिरर। थिकनेस जो है आपका ग्लास स्लैब का थिकनेस 3 सेंटीमीटर है और म्यू 1.5। हम पैरेक्शियल रेज के लिए डिस्कस करेंगे, बट आपको ठीक से दिखाई दे इसलिए रे को यहां नहीं लेके थोड़ा डिस्टेंस में ले रहा हूं। रे यहां से रेयर से डेंसर जाएगा, बेंड होगा नॉर्मल की तरफ, फिर से जब निकलेगा इसके साथ पैरेलल निकल जाएगा, एंगुलर डेविएशन 0। तो मिरर को लगेगा कि यहां कहीं से आ रहा है, मिरर को लगेगा कि यहां कहीं से आ रहा है। सो मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो कैसा निकालेंगे, आप कोई भी फार्मूला यूज कर लीजिए। शिफ्ट का फार्मूला अगर यूज करते हैं, शिफ्ट जो है शिफ्ट हो जाता है t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। सो टी आपका 3 सेंटीमीटर है, 1 माइनस 1.5, सो 1.5 माइनस 1.5, 0.5 ये 2 से 1 सेंटीमीटर। शिफ्ट 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा 31 माइनस 1, 30 सेंटीमीटर। या फिर वो मल्टीपल स्लैब वाला फार्मूला यूज कर लीजिए। अपरेंट डेप्थ हो जाएगा, अपरेंट डेप्थ हो जाएगा T1 बाई म्यू 1, T2 बाई म्यू 2। यहां से लेकर यहां तक एक मीडियम एयर है और एक मीडियम ग्लास है। सो ग्लास जो है 3 सेंटीमीटर है, ग्लास 3 सेंटीमीटर है और बाकी जो एयर रह गया। राइट, सो 31 में 3 चला गया, 31 में 3 जाने से कितना हो जाता है 28। सो ये 28 एयर है, एयर का 1, बाकी 3 सेंटीमीटर जो है ग्लास, ग्लास का म्यू 3/2 है। सो ये 30 सेंटीमीटर। आइदर वे में आप निकाल सकते हैं। सो मिरर को जो रे हिट किया वो लगेगा मिरर को कि 30 सेंटीमीटर से आ रहा है। सो अकॉर्डिंगली इमेज डिस्टेंस हो जाएगा 1/v माइनस 1/30 इक्वल टू माइनस 1/20। सो v निकल गया माइनस 60 सेंटीमीटर। लेकिन जो रे 60 सेंटीमीटर में आना है, क्या वो 60 सेंटीमीटर पहुंचेगा? क्योंकि उसको एक बार और रिफ्रैक्ट होना है।
एक बार और रिफ्रैक्ट होना है। तो ये ग्लास स्लैब है, राइट, रे ऐसा आ रहा है और 60 में जाके बनता, 60 में जाके बनता, लेकिन रे क्या हो जाएगा, डेविएट करेगा। यहां पर ऐसा जा रहा था, नॉर्मल की तरफ डेविएट करेगा, राइट, नॉर्मल की तरफ डेविएट करेगा, फिर से एक बार फिर डेविएट करेगा, इसके साथ पैरेलल चला जाएगा, जाके यहां नहीं बनेगा, यहां बनेगा। समझ में आया? डायग्राम थोड़ा बड़ा बना दो। चलिए बड़ा डायग्राम बना देता हूं। ये रे ऐसा आ रहा है, रिफ्लेक्शन होने के बाद ऐसा आ रहा है और यहां जाके बनने वाला था, ये हमारा 60 निकला, लेकिन ऐसा होगा नहीं, यहां रिफ्रैक्शन होगा, बेंड करेगा नॉर्मल की तरफ, बेंड किया नॉर्मल की तरफ, राइट, उसके बाद फिर से बेंड होगा अवे, अब पैरेलल जाएगा, इसके साथ पैरेलल जाएगा। तो शिफ्ट कितना होता है, जो कि हमने देखा था 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट होता है। तो 1 सेंटीमीटर अवे 60 में नहीं बनेगा, 61 में बनेगा। अब एक पर्टिकुलर केस का डिस्कस करते हैं। रे जो है डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है। सो रे जो है डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है, ये डेंसर है, रेयरर की तरफ जा रहा है, ये डेंसर है, ये रेयरर की तरफ जा रहा है। तो क्या होगा, रे अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा। सो जैसा जैसा हम इसको बढ़ाते जाएंगे वो उतना दूर होते जाएगा। तो एक केस आएगा जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस एंगल को, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री, उस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, राइट। से मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है, μ1 इंटू साइन 90 इक्वल टू μ2 इंटू साइन सी। सो साइन सी जो है μ1 बाई μ2, सो साइन सी जो है 1 बाई μ2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ये साइन सी है, राइट। सो डेंसर मीडियम में इंसिडेंस एंगल को बढ़ाते जाइए, करस्पॉन्डिंगली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते जाएगा, लेकिन एक सर्टेन एंगल के बाद, एक सर्टेन एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। सो उस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अगर उससे हम ज्यादा कर दें, अगर ये इससे भी ज्यादा कर दें, ये थीटा मोर देन सी, अब कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। सो ये जो रे है इसको टोटली रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, टोटली रिफ्लेक्टेड रे। और ये फेनोमेना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन और इसमें अंतर क्या है, जब भी लाइट एक इंटरफेस पे गिरता है, पार्ट जो है एब्जॉर्ब होता है, पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, पार्ट ट्रांसमिट होता है एनर्जी। सो रिफ्लेक्टेड रे जो है पार्ट ऑफ द इंसिडेंट एनर्जी होता है, लेकिन ये टोटली रिफ्लेक्टेड रे में ये जो है पूरा एनर्जी रिफ्लेक्ट होता है। तो कोई भी एक डेंसर चीज जहां पर कई सारे, जैसा कि डायमंड हो गया, बहुत सारा रिफ्लेक्शंस होता होगा, उसमें कोई कोई रे जो है टोटली रिफ्लेक्टेड होता होगा, यानी कि उस रे का एनर्जी यानी इंटेंसिटी बाकी रे से ज्यादा रहेगा, तो वो जो स्पार्कल करता हुआ नजर आएगा, एज इफ इट इज एमिटिंग लाइट, राइट। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा जब क्रिटिकल एंगल, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन से अंतर है, क्योंकि इसका जो इंटेंसिटी जो है ज्यादा होगा। ऑफ द मेनी रेज, बहुत डेंस मीडियम में बहुत सारा रेज रहते हैं, आप देखेंगे कोई कोई रे ज्यादा चमक है, राइट। सो ये क्रिटिकल एंगल है। सपोज आपको ग्लास
ग्लास का कितना होता है 3/2 वाटर के बीच में क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए कहा गया। तो पहले रे को ट्रेवल करना पड़ेगा ग्लास से वाटर की तरफ, हमेशा डेंसर से रेयर। सो म्यू ग्लास, क्रिटिकल एंगल ग्लास में होगा और वाटर में 90 डिग्री होगा। सो ग्लास कितना है 3/2 साइन सी, वाटर हो गया 4/3 साइन 91, सो साइन सी हो गया 8/9, सो सी हो गया साइन इनवर्स 8/9। ठीक है ना। अगर हम डेविएशन की बात करें, ये आई है डेविएशन, ये डेविएशन है। सो जो ग्राफ हमने प्लॉट किया था पहले डेविएशन के साथ, वो ठीक है, अप टू क्रिटिकल एंगल तक तो है, क्रिटिकल एंगल तक तो डेविएशन किया, लेकिन क्रिटिकल एंगल के बाद अब डेविएशन जो है रिफ्लेक्शन वाला हो गया। रिफ्लेक्शन में डेविएशन कितना होता है? ये इंसिडेंट रे था, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये डेविएशन, ये टोटल एंगल 180 है, ये 2 थीटा, सो 180 माइनस 2 थीटा। सो डेविएशन जो है 180 माइनस 2 थीटा। ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन होगा, राइट। सो जस्ट क्रिटिकल एंगल पर सबसे ज्यादा डेविएशन है, सबसे ज्यादा डेविएशन। कितना डेविएशन है? ये सबसे ज्यादा डेविएशन। कितना डेविएशन है? ये सी है, ये 90 है, सो ये 90 माइनस सी, ये 90। सो सबसे ज्यादा डेविएशन यहां पर है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन है, डेविएशन स्ट्रेट लाइन है, और इस तरह से कुछ आएगा डेविएशन को अगर हम प्लॉट करें। ये रिफ्रैक्शन के लिए, ये रिफ्लेक्शन के लिए। सो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर रे इंसिडेंट होता है डेंसर से रेयर, तो बाहर नहीं निकलता है। क्रिटिकल एंगल के बाद बाहर नहीं निकलता, क्रिटिकल एंगल तक ही निकलेगा रे, क्रिटिकल एंगल तक ही निकलेगा। उससे बाहर अगर आया तो नहीं निकलेगा। ये एंगल अगर बाहर निकला तो ये वापस चला जाएगा। कन्वर्सली, अगर मैं कन्वर्सली बात करूं तो यहां जो भी रे पहुंच रहा होगा, यहां तक का रे ही पहुंच रहा होगा, क्रिटिकल एंगल तक का रे इस पॉइंट पर अगर पहुंच रहा हो। सपोज यहां पर एक फिश है एट ए डेप्थ h, तो बाहर का रेज, जो भी बाहर का रेज यहां गिरा होगा वही यहां तक पहुंच रहा होगा। उसके बाद जो गिरा वाला रेज नहीं पहुंच जाता, रिवर्सिबिलिटी, राइट। क्रिटिकल एंगल तक बाहर निकला। कन्वर्सली बाहर वाला रे क्रिटिकल एंगल से इस रेडियस के अंदर जो भी है वही यहां तक पहुंच पाए। तो फिश जो है बाहर का दुनिया इस सर्कल में ही देख पाएगा। उससे बाहर अगर देखना चाहेगा तो जो रेज उसको मिल रहे हैं वो रिवर बेड या सी बेड जो भी है, वहां से जो ऑब्जेक्ट से रेज निकल रहे हैं वो मिलेंगे, उसको देखेगा, रिफ्लेक्शन देखेगा। ये पोर्शन उसके लिए मिरर हो जाएगा। तो कितना रेडियस तक वो बाहरी दुनिया देख सकता है? चलिए सी लेके कर देते हैं। ये सी है तो ये अल्टरनेट एंगल ये भी सी हो गया। सो म्यू जो है 1/sin c, इसको मैं एयर ले रहा हूं। सो म्यू sin c क्या हो जाएगा? ये एंगल c है, sin c हो जाएगा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा r² + h²। सो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, μ² r² = r² + h²। सो आपको r चाहिए, r हो जाएगा h/μ² - 1√। तो फिश अगर बाहर की दुनिया देखना चाहेगा तो इसी रेडियस में देख सकेगा। उसके बियॉन्ड अगर देखना चाहेगा तो मिरर जैसा काम करेगा। तो ये था रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। नेक्स्ट क्लास में हम ऑप्टिक्स को आगे कंटिन्यू करते हैं।